शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता। नीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज पूरा संसार मानवाधिकार के प्रति सचेत है। संसार के सभी देशों में शिक्षा को मानव का मूल अधिकार कहा है। तब किसी भी देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं होनी चाहिए। लोकतंत्रीय देशों में तो यह और भी अधिक आवश्यक है। बिना इसके लोकतंत्र अर्थहीन है। हमारे लोकतंत्रीय देश में तो इसकी और अधिक आवश्यकता है। कारण स्पष्ट है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है, उसके नागरिकों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है, और नागरिकों की योग्यता और क्षमता निर्भर करती है शिक्षा पर। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति बड़ी तो चुनौतीपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और साधन अपेक्षाकृत बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि देश की आधे से अधिक जनता निर्धन है, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने में असमर्थ है। तीसरी बात यह है कि इसकी बहुसंख्यक जनता गांव में रहती है, दूर दराजों में रहती है, रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। परिणाम यह है कि शिक्षा सर्वसुलभ नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम उपेक्षित, निर्धन और दूर दराज में रहने वालों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करें। दूसरा है व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए। पहला था लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दूसरा है व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए। लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। और हमारे देश की स्थिति यह है कि इसकी आधे से अधिक जनसंख्या पिछड़ी है, निर्धन है, अच्छी शिक्षा से वंचित है। यदि हम सचमुच अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि हम सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करें। उसके बाद दूसरा है वर्ग भेद की समाप्ति के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में शिक्षा उच्च वर्ग तक सीमित थी। परिणाम यह हुआ कि इस देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकार बढ़ता गया और निम्न वर्ग के व्यक्ति और पिछड़ते गए और वर्ग भेद बढ़ता गया। लोकतंत्र इस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक वर्ग भेद का विरोधी है। इस वर्ग भेद की समाप्ति के लिए सभी वर्गों के बच्चों एवं युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त कराना आवश्यक है। फोर्थ नंबर है समाज के उन्नयन के लिए। पहला था लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दूसरा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, तीसरा है वर्ग भेद की समाप्ति के लिए और चौथा है समाज के उन्नयन के लिए। लोकतंत्र सामाजिक वर्ग भेद का विरोधी है। वह पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है और उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जाता। इसके लिए हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद है पाँचवा नंबर राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास दो तत्वों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है यह तो प्रकृति की देन है, परंतु मानव संसाधन का विकास शिक्षा द्वारा होता है और जिस राष्ट्र में जितनी अधिक और उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होती है वह राष्ट्र उतनी ही तेज़ी से आर्थिक विकास करता है। अतः आवश्यक है कि हम जिन तक शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाएं, उनके मार्ग की कठिनाइयों को दूर करें। यही शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता के अंतर्गत आ गई। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अगले वाले पार्ट में भारत में शिक्षा के अवसरों की क्या क्या विषमताएं हैं। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इसका हल हम लोग करते हैं। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। इसमें कहा गया है सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं आरक्षित सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी। तो ये अनुच्छेद जो है 29 या 28 में इस प्रकार से कहा गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। सरकारी नौकरियों में सुरक्षित सीटों की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 16 में कही गई है सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी। तो ये अनुच्छेद 16 में बातें कही गई है। उसके बाद है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। ये अनुच्छेद किस में कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 में था सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी। और अनुच्छेद 15 था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश किसी भी तरह से प्रतिबंध निषेध है। तो ये अनुच्छेद जो है देख लेते हैं एक बार। ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश कर किसी भी तरह से प्रतिबंध निषेध है। ये अनुच्छेद 29 में कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा 100 नंबर सही। अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था जो की गई है प्रशासन संबंधी, इसको भी देख लेते हैं। तो ये 244 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 244 में की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 244 ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में है लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। ये किस में कहा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 15 में कहा गया है लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 45 ऑप्शन नंबर, इसमें 45 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो 5 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सरकारी नौकरी के बारे में कहा गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति जो 6 नंबर में कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 15। उसके बाद राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्था में प्रवेश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है ये बातें। उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 244 में की गई है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। उसके बाद लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 45 में कही गई है। उसके बाद है भारत में गुणवत्ता व संख्यात्मक संबंधी शैक्षिक पहलू व समता के उपाय, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इक्विटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इक्विटी के एस्पेक्ट्स में एजुकेशन में जो बातें कही गई है उसे पढ़ते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के 2 मुख्य पहलू हैं।
पहला यह कि देश के सभी वर्गों और युवकों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी स्तर की किसी भी शिक्षा से सुलभ कराना, और दूसरा यह कि किसी भी वर्ग के बच्चों अथवा युवकों के किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का निवारण करना। हम यह भी देख रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ विद्यालय व कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उतनी तेज़ी के साथ शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि शिक्षकों द्वारा शोध कार्य व पठन पाठन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक शिक्षक व छात्र शोध कार्य तथा आज की तकनीक के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक शिक्षा में गुणात्मकता की बात करना नाइंसाफ़ी होगी। कोठारी आयोग 1964 से 66 के सुझाव: कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाए और इस लक्ष्य को 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त किया जाए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और माध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाए। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और कबीलों के बच्चों के लिए आवासीय आश्रम स्कूल खोले जाए। मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाए, इनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त शिक्षा दिया जाए। तो ये सारी बातें जो कोठारी आयोग जो हमारा लागू हुआ था 1966 और 64-66 में आया था, इसके अंतर्गत ये सारी बातें कही गई थी। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव। इसमें केंद्र सरकार ने कोठारी आयोग के उपयुक्त सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में निम्नलिखित घोषणाएं की। पहला, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और इन क्षेत्रों के बच्चों और युवकों को सभी स्तरों की शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। दूसरा, देश में सामान्य विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम लागू की जाएगी, अर्थात एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के बच्चे एक प्रकार के स्कूलों में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तीसरा है पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कबीलों के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इनको आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक स्कूलों में निम्न एवं निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव, और भी इसमें कुछ बातें कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाएगी और उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाएगी और एक लक्ष्य 1995 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे 86 नहीं होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 होगा। हाँ, ये 1968 ही है, यहाँ पे है 1986, तो इस दोनों में अंतर है। ये 1968 को आया था, जो कोठारी आयोग कमीशन के महत्वपूर्ण सुझावों को इसमें शामिल किया था। उसके बाद यहाँ पे है 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव क्या क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाएगी और उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाएगी और यह लक्ष्य 1995 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कबीलों आदि उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उपेक्षित वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, इनके लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी। मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालय, पेस मेकिंग स्कूल खोले जाएंगे। इनमें उपेक्षित क्षेत्रों, ग्रामीण और उपेक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत बातें कही गई है कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होगी। और फिर कोठारी आयोग इसमें जो है ये सुझाव 1964-66 के अंतर्गत दिया गया था। तो सभी में एक ही बातें कही गई है। उसके बाद है विश्व मानवीय अधिकार, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तथा उसकी प्रमुख सहयोगी शाखा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को इस दिशा में महान कार्य करने का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठनों को जाता है। ये एक संस्था है यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। इसके अंतर्गत जो है इस दिशा में महान कार्य करने का श्रेय जाता है। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन है यूएनओ यूनेस्को। इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवीय अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में समान अवसरों की अवधारणा को स्वीकार किया है। पहला, नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स। मानवीय अधिकारों की घोषणा में विश्व के प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी प्राणी जन्म से स्वतंत्र है तथा वे आत्मसम्मान एवं अधिकारों के संदर्भ में एक समान है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, साथ ही स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का भी हकदार है। दूसरी बात जो इसमें कही गई कि किसी भी व्यक्ति को नौकर या गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता तथा गुलामी प्रत्येक दृष्टिकोण से निंदनीय है, अतः उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसके बाद जो बात है इसमें कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को यातनापूर्ण बर्बर दंड प्रदान नहीं किया जा सकता। उसके बाद राजनीतिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारों की धारा 14, 15, 21 के अंतर्गत निम्नलिखित राजनीतिक अधिकारों की मान्यता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र की सरकार में सक्रिय सहभागिता कर सकता है। वह प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है अथवा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त जन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समान रूप से अधिकार है। किसी भी राष्ट्र में सरकार की स्थापना वहां के निवासियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी। इसके लिए आवर्ती चुनावों तथा गुप्त मतदान का सहारा लिया जा सकता है। अब आर्थिक अधिकार के बारे में क्या कहा गया है, तो ये धाराएं 17, 22, 23, 24 तथा 25 आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मानवीय अधिकारों की घोषणा करती है। संक्षेप में उनका जो सार है वो निम्नलिखित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का नियोजन करे। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को अपने नागरिक को सामाजिक जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक भत्ते की व्यवस्था करना अनिवार्य है, जबकि वह अशक्त, रोगी या बेरोजगार है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, साथ ही राष्ट्र को उसकी बेरोजगारी से रक्षा करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये आर्थिक अधिकारों की बातें की गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स के बारे में क्या कहा गया है। मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में निम्नलिखित सामाजिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला कहा गया है, राष्ट्रों द्वारा निर्धारित निश्चित आयु वर्ग में प्रत्येक युवक युवती को पारस्परिक पसंद से विवाह करके परिवार स्थापित करने का अधिकार है। परिवार किसी राष्ट्र एवं समाज की आधारभूत इकाई है, अतः उस राष्ट्र द्वारा उसकी सुरक्षा एवं परिपोषण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। दूसरी बात जो कही गई है कि मातृत्व एवं बाल्यावस्था की देखभाल हेतु विशेष प्रयास करना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है। उसके बाद इसमें कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शुल्क मुक्त होनी आवश्यक है।
तो ये सामाजिक राइट्स के अंतर्गत आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। मानवीय अधिकारों की घोषणा में निम्नलिखित सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश किया गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामुदायिक क्रियाकलापों में सहभागिता हेतु स्वतंत्र है। अन्य शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने कला कौशलों के माध्यम से आनंद की अनुभूति कर सकता है तथा वैज्ञानिक उन्नति में सक्षम योगदान दे सकता है। दूसरा कहा गया है, प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को अपनी संस्कृति धरोहर के संरक्षण, संप्रेषण तथा सुरक्षा का अधिकार है, चाहे यह वैज्ञानिक, वस्तुगत या साहित्यिक हो। तो ये सारी बातें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कही गई थी मानवीय अधिकारों के बारे में। तो ये जो है नागरिक अधिकार के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। फिर राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत, फिर आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार क्या क्या हैं इसके बारे में। तो ये पूरे विश्व में कही गई है। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। उसके बाद अब हम लोग स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न के उत्तर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रवेश के नियम, अधिगम पठार। तो इसमें जो है समानता से नहीं है, तो प्रवेश के नियम जो है ये समानता से नहीं, क्योंकि प्रवेश के जो भी नियम होते हैं जो सभी के लिए एक समान नहीं होती है। किसका संबंध समानता से नहीं है? या तो प्रवेश के नियम होगा या विकलांगों की शिक्षा, क्योंकि इसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो जाती है। तो 10 नंबर का देख लेते हैं आंसर। 10 नंबर का आंसर है अधिगम पठार। अधिगम पठार यानी जो है सीखने की जो अलग अलग तरीके होते हैं सिखाने के, उसके बारे में कही गई है। तो इसमें समानता नहीं है। किसका संबंध समानता से नहीं है? तो सीखने में बहुत तरह से विभिन्नता होती है। कोई किसी और तरीके से सिखाता है, कोई किसी और तरह से ग्रहण करते हैं। तो ये अधिगम पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया? तो आदर्श संविधान की भूमिका जो थी उसमें बाद में जोड़ा गया बंधुत्व। बाद में जोड़ा गया है बंधुत्व। एक बार आंसर देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता, बाद में जोड़ा गया है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून है। यहाँ पे धर्म की जो बातें नहीं कही गई थी मानवीय अधिकारों में, लेकिन सांस्कृतिक की बात की गई थी, सांस्कृतिक अधिकार की। तो बाद में जो है धर्मनिरपेक्षता हमारे जो प्रस्तावना है उसमें भी जोड़ी गई है। और आदर्श संविधान जो हमारे मूल संविधान है उसमें सबसे बाद में जो है धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। तो आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्षता को। जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें है ना धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो ये सब जो है धर्मनिरपेक्षता बाद में जोड़ी गई है। उसके बाद 12वां नंबर है, कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? पूरक शिक्षा, नया विश्वविद्यालय खोलना, शिक्षा शुल्क में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि। शिक्षा शुल्क में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं आंसर 12वां नंबर क्या है। शिक्षा शुल्क में वृद्धि, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है, और बाकी सब प्रभावी है। पूरक शिक्षा भी, नया विश्वविद्यालय खोलना भी और माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि भी। अब हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले किसका संबंध समानता से नहीं है? अधिगम पठार का। कौन सा 11वां नंबर, कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षता। 12th में कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो शिक्षा शुल्क में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी ये प्रभावी नहीं है। सारांश में क्या कहा गया है? यह सत्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन अब भी वर्गीय विषमता विद्यमान है। अतः नई शिक्षा नीति लाभ उठाने से अब तक वंचित वर्ग को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराकर विषमताओं के उन्मूलन को कम किया जा सकता है।
पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा की आवश्यकता है तथा इसे अर्जित करने का उन्हें अधिकार है। अतः महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा के अभिकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। चिरकाल से चली आ रही इस विसंगति के समुच्चय को निष्प्रभावी बनाने हेतु महिलाओं के पक्ष में एक सुनियोजित कार्यक्रम विचारणीय है। तीसरी बातें जो की गई है, अनुसूचित जाति का एक विशाल समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रस्त है। यद्यपि विगत की अपेक्षा उनके शैक्षिक स्तर में सुधार आया है, फिर भी 1981 की जनगणना के अनुसार अन्य वर्ग की अपेक्षा उनकी यह उपलब्धि आधी है। उसके बाद अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास में प्रमुख विचारणीय बात यह है कि उन्हें सभी आयामों में तथा शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों की समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यह कम से कम समय में केवल केंद्र और राज्य स्तर पर सतत संचारेक्षण तथा प्रभावी रणनीति के माध्यम से ही संभव हो सकता है। पांचवी बात जो कही गई है, विद्यालय भवन तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर स्थापित हो जहां ऐसे छात्रों के लिए आ सकने की सुविधा हो। तो 5 मुख्य पॉइंट हैं, जिसमें पहले में जो है शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभ उठाने से अब तक वंचित वर्ग को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराकर विषमताओं के उन्मूलन को कम किया जा सकता है। दूसरे में पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा की आवश्यकता है। तीसरे में कहा गया है, अनुसूचित जाति का एक विशाल समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रस्त है, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद कहा गया, अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास में प्रमुख विचारणीय बात यह है कि उन्हें सभी आयामों में तथा शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों की समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पांचवा कहा गया है, विद्यालय भवन तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर स्थापित हो जहां ऐसे छात्रों के लिए आ सकने की सुविधा हो। फिर है शब्दावली जनतंत्र। जनतंत्र से आप क्या समझते हैं? जनतंत्र स्वतंत्रता, समानता और शांति के तरीकों में विश्वास करता है। युद्ध और राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के तनावों के मध्य समाज की प्रगति नहीं हो सकती, ऐसा मानता है। उसके बाद स्तर में अंतर, इससे आप क्या समझते हैं? विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर होता है, सबके मापदंड में अंतर होता है। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समाज के व्यक्ति जब अपने स्तर से ऊपर या नीचे की ओर उन्मुख होते हैं तो इसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर जो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है संदर्भ ग्रंथ सूची, फिर निबंधनात्मक प्रश्न। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है? आपकी सम्मति में अपने देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो शैक्षिक अवसरों की समानता क्या है, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएं प्रदान करना। परंतु समान अवसर और समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाओं के अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात समान पाठ्यक्रम से लेते हैं। आप ही विचार करें कि विविधता के इस देश भारत में ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सामान्य शिक्षा तो सबके लिए समान हो सकती है और होती भी है, परंतु विशिष्ट शिक्षा तो बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के आधार पर ही दी जा सकती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ
शिक्षा संस्थानों के समान रूप से लेते हैं। वे सरकारी, गैर सरकारी और पब्लिक स्कूलों के भारी अंतर को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इनका तर्क है कि उसी स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं, अन्यथा सभी धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर सकेंगे। शैक्षिक अवसरों की समानता से अर्थ शिक्षा की किसी भी स्तर पर सभी बच्चों को प्रवेश की सुविधा प्रदान करने से लेते हैं। इनका तर्क है कि शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है, परंतु यह धारणा भी गलत है। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। समान अवसरों के पीछे समान योग्यता एवं समान क्षमता का भाव निहित है। जहाँ तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात है, उसके अवसर तो सभी को सुलभ कराना आवश्यक है, परंतु उससे आगे की शिक्षा के अवसर योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही सुलभ कराने चाहिए। तो इसके संदर्भ में हम अपने विचार भी लिख सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता किस प्रकार होनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि आपकी सम्मति में अपने देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो हम यहाँ से अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं कि क्या क्या उपाय करने चाहिए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, आरक्षण देनी चाहिए या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सारी बातें हम अपने पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की असमानताएं हैं, इन असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानताएं हैं, जैसे कहीं पब्लिक स्कूल खुला है, कहीं प्राइवेट स्कूल है, कहीं सरकारी स्कूल है और वहाँ की हालत बहुत ही दयनीय है, ठीक तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं और शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वहाँ पे दूसरे नंबर में होगा शैक्षिक असमानता। शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सामाजिक न्याय का पक्षधर है। तो यहाँ पर जो है हम शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ पढ़ चुके हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता व उत्कृष्टता संबंधी मुद्दे जो है, समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ, जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है। तो अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो ये अपने आप दूर हो जाएगी। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करके हम जो है असमानता को दूर कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर विभिन्नकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था करके उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था, ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सकें। इसमें जो है और भी बातें कही गई है, शिक्षा में समानता के क्या क्या सूचक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम ये सारी बातें जोड़ के जो है असमानता को दूर कर सकते हैं, जैसे अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता, परिणाम की समानता। तो इससे जो है शैक्षिक असमानता दूर हो सकती है।
तो ये सारे पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है आज हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की जा रही है, इस कथन की विवेचना कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की जा रही है, यानी जो हमारे नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर वोट दोगे तो हम ये बदलाव करेंगे, ऐसा काम करेंगे, हम अपने समाज में ये बदलाव लाएंगे, शिक्षा में इतना प्रगति कर पाएंगे, शिक्षा को सुधार सकेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता का बोलबाला कहीं ना कहीं वोट की राजनीति पर जा चुकी है। और ये आज हम लोग देख सकते हैं, आजकल नेता लोग की जुबानी के से पता चल सकता है कि आज हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वोट की राजनीति तक ही सीमित रह चुकी है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा, सिर्फ वोट से की राजनीति करके इसकी बातें की जाती है, उसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो यहाँ से हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक अवसरों की समानता की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता शैक्षिक अवसरों की समानता में ये सारी बातें ही हम लिख सकते हैं। अधिगम की समानता, इसका संबंध प्रवेश के अवसर से संबंध है। उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता और परिणाम की समानता, यहाँ से लिख सकते हैं। फिर जो है शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता के अंतर्गत यहाँ से लिख सकते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, व्यक्ति के व्यक्तिक विकास के लिए, वर्ग भेद की समाप्ति के लिए, फिर है समाज के उन्नयन के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षा में समानता के सूचक क्या हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा में समानता की सूचक। इससे पहले शैक्षिक अवसरों की समानता की पृष्ठभूमि, तो इससे पहले वाले जो है बातें थी, जैसे शिक्षा में जो है लिंग भेद, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो वही शैक्षिक अवसरों की समानता है। तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर शिक्षा में समानता के सूचक जो 4 पॉइंट दिए गए थे उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर शैक्षिक अवसरों की समानता पर नई शिक्षा नीति को स्पष्ट करिए। नई शिक्षा नीति जो आई थी 1986 और 1968 में, उसकी बातें कर सकते हैं। असमानता के कारक क्या क्या हैं, तो असमानता या विषमता के कारक निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव को बता सकते हैं, जिसमें ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों को और अधिक स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, ये सब बातें जो बताई गई थी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसमें ये सारे प्रस्ताव दिए गए थे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आई है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो असमानता की बातें लिखनी थी, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं भारत में शिक्षा के अवसरों की असमानता या विषमता की जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में लिख सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता ये प्रमुख है। उसके बाद लिंग और जाति पर आधारित विषमता। उसके बाद यहाँ से शैक्षिक विषमताओं को हम लोग क्रमबद्ध ढंग से बता सकते हैं। फिर है भारतीय परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रकार की शैक्षिक विषमताओं का प्रमुख रूप से जन्म दिया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर है। तो ये सारी बातें जो हैं असमानता की है। तो ये सारी बातें जो हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में असमानता के अंतर्गत आ गई।
तो असमानता के ये सभी जो हैं कारक है। तो यहाँ से हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं, कुछ अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमारी जो अभी की भारतीय स्थिति है, इसमें जो कुछ भी लागू हुआ है, जो सुधार हुआ है, उसके बारे में भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और जो भी राजनीति हो रही है, जो भी बातें हो रही है और जो सुधार की कमी है, उसको अपने शब्दों में बता सकते हैं। अगले वाले पॉइंट में पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। इसको जो है डीपली पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू एजुकेशन, शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान।